चलिए, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, वो है रिवेन्यू एनालिसिस। क्या है? रिवेन्यू एनालिसिस, यानी आगम विश्लेषण। ठीक है, जो आगम रिवेन्यू जो आय, उसका एनालिसिस करना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। आगम या रेवेन्यू का अर्थ क्या है? किसी फर्म या व्यवसाय या आर्थिक इकाई द्वारा किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं की बिक्री से अर्जित कुल धनराशि। ठीक है, कोई भी आप सेल्स करने से, आप जैसे सामान बेच रहे, ये प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, आपका इनकम है। इनकम भी, इनकम तो प्रॉफिट का पार्ट होगा। इसको सिर्फ आप वो कह सकते हैं रिवेन्यू, आगम। यानी कि जैसे कि आप बिस्किट बेच रहे हैं, आपकी बिस्किट बेचने की कोई दुकान है। ठीक है, तो आप 100 रुपए की बिस्किट बेची या 1000 रुपए की बिस्किट बेच ली, मान लो। तो 1000 रुपए की आपकी बिस्किट बेची, आपने उसमें देखिए कॉस्ट नहीं घटाई है। उसमें से अगर आप कॉस्ट, जैसे मान लो आपको 800 रुपए है, तो 1000 में से 800 घटाओगे, तो जो 200 रुपए का आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, और रेवेन्यू क्या है? वो 1000 रुपए है। आपके पास 1000 तो आए ना, आपने जिसको बेचे उसने आपको 1000 रुपए तो दिए ना। भले वो आपका प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आय है उनको क्या कहेंगे? रिवेन्यू, मतलब आय। ठीक है, तो आगम रिवेन्यू को किसी फर्म वैसे आर्थिक इकाई विशेष अवधि के दौरान वस्तुओं सेवाओं की बिक्री से अर्जित कुल धनराशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह उस आय का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी उद्यम को अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचने के बदले में प्राप्त होता है। क्या होता है? बेचने के बदले में जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं। ठीक है, उद्यम में अपने उत्पादन और सेवाओं को बेचने से जो प्राप्त हुई है, जो राशि, ठीक है, उसी को कहेंगे आगम या रिवेन्यू। ठीक है, इसको कैसे निकाल सकते हैं? मूल्य प्रति इकाई इंटू बेची गई कुल इकाइयां। मतलब मान लो, ठीक है, कोई बिस्किट था 10 रुपए का, तो मूल्य आ गया, और कितनी इकाइयां बेची है? 100 इकाइयां बेची है, तो 10 इंटू 100 किया था, यानी 1000। तो 1000 आपकी क्या आ गई? आगम आ गई, रिवेन्यू। ठीक है, सिंपल सा है। यदि उदाहरण के लिए दिया रखा है कि दुकान 100 रुपए प्रति यूनिट की दर से 50 यूनिट बेचती है, तो उसका कुल आगम हो जाएगा 100 रुपए इंटू 50 यूनिट, यानी 5000 रुपए। ठीक है, तो उसका आगम कितने हो जाएगा? रिवेन्यू 5000। और ये प्रॉफिट नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना, कई आगम को ही लाभ समझना बैठ जाए। ठीक है, ये बस छोटा सा कंफ्यूजन। ठीक है, अब आगम विश्लेषण के कुछ घटक है। ठीक है, तो पहला है कुल आगम, टोटल रिवेन्यू। ठीक है, ये देखो, टोटल, टी आर, ए आर, औसत, ये जो तीन शब्द है ना, ये बार बार आपको कहीं घूमेंगे इसमें। कुल, औसत और सीमांत, कुल, औसत और सीमांत। तो ये जिसके आगे लगेगा ना, वो इंपॉर्टेंट है। कुल का मतलब क्या होता है? योग। औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज, मतलब जितनी टोटल आ रहा है उसके अंदर टोटल जो मात्रा है उसका भाग देना। और सीमांत का मतलब अंतिम का जो डिफरेंस कितना है, वो क्या अतिरिक्त इकाई का यूज करने पर जो आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? सीमांत। ये तो इन तीनों का मतलब। अब उसके आगे क्या लगता है? सीमांत लागत लगता है, सीमांत उत्पादन लगता है, सीमांत उपयोगिता लगता है। ऐसे कुल औसत के आगे भी ये लगता है, या सीमांत आगम लगता है। उसके अनुसार वो चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो आप बार बार करोगे टी, ये आपको पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स बार बार आपको मिलता रहेगा, कुल, औसत, सीमांत, कुल, औसत, सीमांत। ठीक है, तो इसके जो पीछे वर्ड है उन पे इंपॉर्टेंट। तो अब क्या है? कुल आगम है, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू। ठीक है, यह किसी उत्पाद या सेवा से बेची गई कुल इकाई संख्या को प्रति इकाई मूल्य से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। तो कुल आगम क्या हो जाएगा? उसका मूल्य कितना है और बेची गई इकाइयां। जैसे किसी वस्तु का मूल्य मैंने बताया, बिस्किट 10 रुपए की है और टोटल कितनी है? 100 बिस्किट है, तो उनका कितना आ गया रिवेन्यू? टोटल 1000 रुपए। ये क्या गया? कुल आगम। दूसरा है औसत आगम, एवरेज रिवेन्यू, यानी ए आर। ठीक है, यह प्रति इकाई बेचे गए उत्पाद या सेवा से प्राप्त आय को दर्शाता है, या सरल शब्दों में औसत आगम प्रति यूनिट होता है। ठीक है, औसत आगम क्या होता है? प्रति यूनिट कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? औसत आगम बराबर क्या होगा? कुल आगम में बिक्री की गई मात्रा का भाग देना है। जैसे अभी ऊपर वाला ही ले लो कि अपना कुल आगम इसमें कितना आया था? 1000 रुपए। तो इस 1000 में कितनी इकाई बेची है? 10। तो ये 10 का भाग दे दो। ठीक है, तो आगम कितना आ गया? औसत आगम 100। ये भले प्राइस के बराबर आता है, क्योंकि प्राइस के बराबर क्यों आया? कि सभी की प्राइस सेम थी, इसलिए उसके बराबर आ गया। अगर इसी में अगर कुछ अलग अलग रेट में बेचा होता है, कोई 98 में बेचा होता, कोई 102 में बेचा, कोई 103 में बेचा होता, और उनका सबका मिला के अगर 1000 आता ना, तो भी उसका औसत कितना आता? 100 ही आता, क्योंकि वो टोटल पे देखा जाता है। ठीक है, औसत आगम आमतौर पर कीमत के बराबर होता है, क्योंकि क्या होता है? सभी कीमतों बराबर कीमत पे तो बेचते हैं, ऐसा थोड़ी है। बहुत कम रेयर केस में होगा अलग अलग कीमतों में बेचेंगे। सबकी कीमत समान होती है ना, इसलिए क्या होगा? अधिकतर कीमत के बराबर, जैसा है ना, ये 100 रुपए कीमत के बराबर ही आया ना। विशेष रूप से पूर्ण प्रतियोगिता
ये क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है, कीमत विभेद नहीं कर सकते ना। मार्केट का टॉपिक आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें पूर्ण प्रतियोगिता का एक विशेषता है कि उसमें क्या कर सकते हैं, कीमत विभेद नहीं कर सकते, मतलब सभी एक ही कीमत में बेचेंगे, अलग अलग कीमत में बेच ही नहीं सकते। तो उसमें क्या होगा, कुल आगम ये प्राइस और औसत आगम बराबर ही रहेगा, ए आर और प्राइस दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। अब ये सीमांत आगम, मार्जिनल रिवेन्यू, यह अतिरिक्त आय को दर्शाता है जो एक इकाई और बेचने पर जो प्राप्त होती है उसको क्या कहेंगे, सीमांत आगम। उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा कुल आगम डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू एन, डेल्टा मात्रा, डेल्टा का मतलब परिवर्तन कि लास्ट की जो अंतिम इकाई में बेचने में कितना अतिरिक्त आगम हो रहा है, कुल, और अतिरिक्त कितनी आगम, तो मात्रा तो क्या होना चाहिए, क्यू ही होना, तो एक ही होना है, क्या होना है हमेशा, यही होना है। कि मान लो जैसे कि अभी मैं 9 इकाइयां बेच रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है कितना, 900 रुपये, जैसे बिस्किट वाला पीछे वाला, और 10 इकाई बेचते ही मुझे कितना हो रहा है, 1000 रुपये। तो एक अतिरिक्त इकाई बेचने पे कितना हो गया मुझे, तो ये तो क्या आ गया डेल्टा टी आर, जो कितना है 100, और ये डेल्टा क्या आ गया क्यू, मतलब कितना है 1, ठीक है। तो अब देख लो 100 में 1 का भाग दे तो कितना आ गया 100, मतलब सीमांत आगम भी कितना की, देख लो 9 से 100 में कितना आ गया, 9 से 1000 में कितना आ गया 100, ठीक है। यह बताता है कि किसी उत्पाद की एक और इकाई बेचने पर कुल आय में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है। अब देखो ये कुछ टेबल दे रखी है, तो इसमें तो क्या दे रखे है, यूनिट क्यू, इसी को क्या कहते हैं क्यू, 1 2 3 से लगाकर 14 तक अपन ने यूनिट दे रखी है। इसमें देखो ये टी आर है, तो देखो टी आर को आप गौर से देखोगे ना, यहाँ से तो ये बढ़ती है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ रही है, 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 यहाँ तक बढ़ी थी, ठीक है, यहाँ तक 11 तक बढ़ी, नहीं सॉरी 12 तक, एक एक सेकंड, एक सेकंड, मतलब टी आर तो टोटली बढ़ रही है, ठीक है, टी आर तो टोटल ही बढ़ रही है, ठीक है, लास्ट में यहाँ तक कम हो रही है, ये देखो टी आर यहाँ तक बढ़ रही है, यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रह रही है, बराबर, और यहाँ से क्या वापस हो रही है, घट रही है, 3 स्टेज आ गई, ठीक है। यहाँ घट रही है, या समान रह रही है, और यहाँ बढ़ रही है, 3 अवस्था रहेगी। तो अब देखो ए आर में क्या रहेगा, ए आर क्या होगी, हमेशा घटती जाएगी, हमेशा घटती जाएगी, हमेशा घटती जाएगी, हमेशा घटती जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कभी जीरो नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ये जीरो कभी नहीं होगी, घटती चले जाएगी लेकिन जीरो कभी नहीं होगी। जीरो तभी हो सकती है कि जब टी आर है ना वो जीरो हो, या जीरो या माइनस हो, और टी आर कभी जीरो या माइनस होनी नहीं है, टी आर जीरो या माइनस होगी उससे पहले तो अपना बिजनेस ही बंद कर देगा, ठीक है। और अब एम आर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एम आर, सीमांत वाला लॉजिक है वो, माइक्रो इकोनॉमी में कुछ भी लो, बोले सीमांत उपयोगिता लो, सीमांत उत्पादन लो, सीमांत लागत लो, सीमांत आगम लो, कुछ भी लो, सीमांत वाला इंपॉर्टेंट रहता है, उसी का खेल है। अब देखो सीमांत है ना, आगम वो देखो, 20 18 16 14 12 10 8 और 6, ठीक है, और ये 2, ठीक है। यहाँ तक जहां तक थी ना टी आर, वहां तक तो क्या हुआ, घट रहा है, घट रहा है, मतलब घट तो वैसे भी रहा है लेकिन एक तरह से क्या रहा है, पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस में। यहाँ पे आते क्या हो जाएगा, जहां पे वो समान रहेगा वहां पे ये क्या रहेगा, जीरो, और जहां से टी आर घट रही है वहां से ये क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी माइनस में, ठीक है। घट तीनों ही रहे, सब एक घटेगा, लेकिन वहां पे क्या रहेगा, माइनस, ठीक है। ये रिलेशन भी है इसके, और ये ध्यान भी रखना आपको। अब देखो टी आर और ए आर में हमारा निकाला कैसा, वो तो पता है ना आपको सारा, टी आर कैसे निकाला सबको, जैसे यूनिट का योग आता गया जो अपन को डायरेक्ट दिया है, ए आर किसने दिया, 20 में 1 का भाग देते गए, ठीक है। फिर 38 में 2 का भाग दिया तो 19 आए, ठीक है। 3 का भाग 54 में दिया तो 18 आ गए, ठीक है। इसी प्रकार 4 का भाग 68 में दिया 17 आ गए। और एम आर का कैसे आया, पहला तो क्या होगा, जो टी आर होगा वही पहले ही एम आर रहेगा। फिर देखो 20 और 38 में डिफरेंस कितना है, वो 18। फिर देखो 38 और 54 में डिफरेंस कितना है, 16, ठीक है। फिर 54 और 68 में डिफरेंस कितना है, 14। फिर 68 और 80 में कितने का डिफरेंस है, 12। फिर 80 और 90 में कितने का डिफरेंस है, 10। इस प्रकार ये क्या है, उसका अंतर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब 110 और 110 में डिफरेंस कितना है, जीरो, तो ये जीरो आ गया। और 110 और 108 वाला घट रहा है ना, माइनस हो रहा है, तो माइनस के, तो
इस प्रकार -4 और -5। चले अब देखो इसी को मैंने डायग्राम इसी के फॉर्म है, उसी डेटा का ये डायग्राम जो एक्चुअल डायग्राम है। ठीक है, ये डेटा से ही एनालिसिस करके इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो देख लो टी आर का कैसा होगा। देखो स्टार्टिंग में सारे 20 20 20 ही है। देखो 20 20 20 है ना, ये 20 20 20। तो स्टार्टिंग में तो क्या है, सारे बराबर है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या है, सारे 20 20 20 20 बराबर है। ठीक है, उसके बाद ये चेंज होता रहेगा। तो देखो 20 पॉइंट वाला आ गया, सब बराबर है। ठीक है, ये टी आर का है वक्र है, ये ए आर का वक्र है, ये एम आर का वक्र। ठीक है, अब देखो टी आर क्या है, ये बढ़ता जा रहा है, 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 बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। यहाँ पॉइंट आ गया। ठीक है, और यहाँ तक बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बढ़ता गया और यहाँ लास्ट ये मतलब समान हो गया। तो देखो जहां पे ये समान हो गया, वहां पे ये क्या हो गया, जीरो हो गया एम आर। ठीक है, वहां पे जीरो हो गया। ये हमसे पूछता रहता है कि जहां पे टी आर अधिकतम होता है वहां पे एम आर जीरो होता है। ठीक है, जहां पे जहां पे टी आर क्या होता है, अधिकतम होता है, याद रखना ये, जहां पे टी आर अधिकतम होता है वहां पे क्या होता है, एम आर जीरो होता है, एम आर जीरो होता है। ठीक है, दूसरी चीज, ए आर हमेशा देख लो गिर रहा है। देखो ए आर है ना, औसत क्या है, गिर रहा है, लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो एक ये और रखना कि ए आर नेवर जीरो, नेवर जीरो, ये कभी जीरो या नेगेटिव, नेवर जीरो और नेगेटिव, नेगेटिव ही नहीं जाए, मतलब जीरो ही नहीं होगा तो नेगेटिव कहां से जाएगा। ठीक है, मतलब न तो माइनस में जाएगा ना जीरो होगा, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज कि जब टी आर घट रहा है, देखो इस पॉइंट के बाद जब टी आर घट रहा है तो क्या रखना कि जब टी आर घट रहा है तब एम आर क्या रहेगी, नेगेटिव, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक या नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, तो जब क्या होगा, टी आर माइनस होगी तो घटेगी तो एम आर क्या हो जाएगी, माइनस। देखो यहाँ से क्या है, माइनस में आ गई। ठीक है, ये जीरो रेखा है ना, जीरो रेखा से नीचे आते गए देखो माइनस, तो ये माइनस में हो गया और यहाँ से टी आर क्या है, ये घट रही है। तो ये आपको तीन रिलेशन हमेशा आपको याद रखना है। आगे बढ़े। ठीक है, ये देखो इसमें दे भी रखा है, सीमांत और औसत आगम की इसमें चला। ठीक है, सीमांत मतलब इसने क्या दे रखा, एम सी एम आर, ये एम आर और ए आर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखे हैं कुछ। ठीक है, यदि सीमांत आगम औसत आगम से अधिक है तो औसत आगम बढ़ेगा। सीमांत आगम औसत आगम से अधिक है, ठीक है, तो बढ़ेगा। बिल्कुल सही, अगर औसत आगम से ज्यादा है तो मतलब उस गति से बढ़ रहा है। ठीक है, यदि सीमांत आगम औसत आगम के बराबर है तो औसत आगम स्थिर रहेगा। ठीक है, तो स्थिर वाला तो पॉइंट अपने बनाया भी है, ये देखो जब औसत और सीमांत आगम बराबर है तो ये स्थिर रहेगा। ठीक है, यदि सीमांत आगम औसत आगम से कम है तो औसत आगम घटेगा। बिल्कुल, ये देखो सीमांत आगम यहाँ कम है तो औसत आगम भी उसको घट रहा है। ठीक है, और सीमांत आगम बढ़ेगा तो औसत आगम भी उससे तेज बढ़ेगा, उससे ऊपर रहेगा। ठीक है, अब एक छोटा पॉइंट है, औसत लाने आगम अधिकतीकरण। कि आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कहां पर होगा, सबसे ज्यादा आगम कहां प्राप्त होगा। तो वह बिंदु जहां सीमांत आगम शून्य होगा, फर्म का कुल आगम अधिकतम होगा। है समझ में, जहां सीमांत आगम शून्य होगा, ये पॉइंट, वहां क्या होगा, औसत कुल आगम क्या होगा, अधिकतम होगा। इस लाग अधिकतम का ये कहाँ होगा सबसे ज्यादा, अरे आगम अधिकतमकरण, जहां पे सीमांत आगम शून्य होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस बिंदु के बाद यदि उत्पादन बढ़ता है तो कुल आगम कम होनी है। बिल्कुल सही बात है, देखो इस बिंदु के बाद में भी अगर उत्पादन जारी रखेंगे तो क्या होना है, कुल उत्पादन या कुल लागम कम होना है। ठीक है, आगे अब आगम के विशेष महत्व है। ठीक है, रेवेन्यू जो एनालिसिस अपन पढ़ रहे हैं उसका क्या महत्व है।
ठीक है। तो मूल्य निर्धारण का निर्णय, फर्म यह तय कर सकती है कि उसे अपनी कीमतों को कैसे समायोजित करना चाहिए ताकि वह अधिकतम राजस्व प्राप्त कर सके। दूसरा, उत्पादन में निर्णय, फर्म यह समझ सकती है कि उसे कितनी मात्रा का उत्पादन करना चाहिए ताकि वह अपने राजस्व को अधिकतम करने सके। कितनी मात्रा का उत्पादन करना चाहिए, कौन से लेवल तक जाके, ताकि वो अपने राजस्व है उसको आगम उसको अधिकतम कर सके। बाजार की संरचना क्या है, यह विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न बाजार संरचना जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकारात्मक, द्वियाधिकार, ठीक है, ये जो भी है उनके अंदर फर्म का राजस्व कैसे प्रभावित होगा, वो किससे करेंगे, आगम से। ठीक है। लाभदायक, लाभप्रदता का विश्लेषण, कि कुल और सीमांत लागत के साथ राजस्व का विश्लेषण करके फर्म यह पता लगा सकती है कि उसे कब उत्पादन बढ़ाना चाहिए, कब घटाना चाहिए। ठीक है, जहाँ लाभ ज्यादा हो तो ज्यादा, तो वो कैसे पता करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे तभी ना। ठीक है। तो अपना आगम वाला विश्लेषण इतना था, एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो इसको देख लेना आप एक बार। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।